टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़ और हैंड हाइजीन। कम्युनिकेबल डिजीज़ और हैंड हाइजीन दोनों का कुछ आपस में कनेक्शन है क्या? हाँ। क्या? कम्युनिकेबल डिजीज तभी फैलती है जैसे कि अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना हो। पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना हो तब कम्युनिकेबल डिजीज होती है। सॉरी, हैंड हाइजीन। जैसे हैंड हाइजीन दीदी, जैसे पेशेंट को टच करेंगे और दूसरे को पेशेंट को टच करेंगे और हैंड हाइजीन तो उससे हो जाएगा ना। एग्जैक्टली कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर है आपका हैंड हाइजीन। अगर आपका हैंड हाइजीन बहुत इफेक्टिव होगा तो क्या होगा, आपका इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलना, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाना, ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिजीज पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है उस डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। लेकिन सारी डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती। कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज होती है? जो पर्सन टू पर्सन यानी कि एक दूसरे से हो सकती है एक दूसरे को, जैसे चलो मान लिया। और टीवी कौन सा टीवी? ओपन कॉक्स। क्यों ओपन कॉक्स? जैसे कि छींकने से और बोल। हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ओपन कॉक्स है? उसका स्पूटम टेस्ट करवा। जब हम स्पूटम ग्राम स्टेन कराते हैं उसमें जब ग्राम स्टेन 4+ तक पॉजिटिव आता है तभी वो आपका ओपन कॉक्स कहलाता है। ओपन कॉक्स होने से 4+। हाँ, ओपन कॉक्स अगर होता है तो फिर क्या होता है, कैसे डिजीज स्प्रेड होती है, हमें कैसे हो सकता है या दूसरे पेशेंट को कैसे हो सकता है? ज्यादा कांटेक्ट में आने से। और मास्क ना लगाए स्पुटम निकालता है तो या खाना खाने से भी तो हो सकता है ना दीदी? हाँ, मतलब उसके कांटेक्ट में आने से ज्यादा तो। और दूसरी कौन सी होती है? मांस हो गया, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। कभी देखा है जब चिकन पॉक्स होता है तो हम उस पेशेंट को या हम उस पर्सन को आइसोलेट करके रखते हैं, क्यों? वो मतलब क्योंकि उससे जो, हाँ बोलो। अदर पर्सन को नहीं, कैसे हो सकता है? टच से हो करने सकती से हो है। सकता है। तो ऐसा क्या ट्रांसफर होता है आपके अंदर जो आपको कम्युनिकेशन डिजीज होती है? हाँ बोलो बोलो। और जो चिकन पॉक्स होता है उसमें आपने देखा है कि छोटे छोटे छाले से पड़ जाते हैं पूरी बॉडी में, उसमें से फ्लूइड निकलता है। तो वो जो फ्लूइड है तो क्या बोलते हैं उसको? ब्लड और बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के किसी भी कंटामिनेटेड पेशेंट के बॉडी फ्लूइड को अगर आप टच करते हो और वो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं कि वो डिजीज हो जाए। थर्ड कौन सा है? मम्स। और कोविड। वेरी गुड। और सॉरी मम्स रुबेला ही पड़ा हुआ है। और बताओ और कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है? अरे बहुत कॉमन है जिसमें आप सब काम करते हो। हेपेटाइटिस में काम करते हो? हेपेटाइटिस सी, HBsAg और मोस्ट कॉमन HCV। ठीक है, तो HBsAg और HCV ये सब क्या है आपका? कम्युनिकेबल डिजीज। HBsAg का हेपेटाइटिस बी। कौन सा वायरस है HBsAg में? हेपेटाइटिस बी। HCV में कौन सा है? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए भी उतना ही डेंजर होता है क्या? नहीं नहीं वो नहीं होता। हम हेपेटाइटिस ए को कम्युनिकेबल डिजीज में काउंट करेंगे? नहीं, क्यों? वो तो खाना मतलब इन्फेक्टेड से बेसिकली हेपेटाइटिस ए आपका फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जो पर्सन टू पर्सन एक दूसरे को ट्रांसफर हो सके, उस डिजीज हो जाती है, उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। क्या क्या आ सकता है उसके अंदर? HIV, HBsAg, HCV, चिकन पॉक्स, मम्स और कोविड। इसके अलावा जो बच्चों में होता है, बोलो। पोलियो। पोलियो पोलियो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। और अरे यार
हैजा सुना है? हाँ सुना है ना? हाँ क्या होता है? वो वायरल ही है। क्या होता क्या है? जैसे कि वो क्या कहते हैं हाँ क्या कहते हैं हाँ बोलो दूध बोलो, वो चनकते नहीं है जो खाता पीता निकल जाता ठीक है, तो ये था आपका कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे कैसे रोका जा सकता है? और अपनी पीपी मेंटेन करो। सबसे पहले आइसोलेशन, ठीक है? दीदी जो भी व्यक्ति या जो भी पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है, हमें सबसे पहले उसे आइसोलेट करके रखना होता है। हम ओपन कॉक्स को क्यों आइसोलेट करके रखते हैं? वो दूसरे पर्सन दूसरे फैलने एयर वाली से होता है ना, इसलिए। दूसरा एयर ड्रॉपलेट्स से। हैंड हाइजीन, तीसरा क्या है? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है? हैंड हाइजीन, अब फिर यही बात आती है कि हैंड हाइजीन क्या है? एंड व्हाई हैंड हाइजीन इज इम्पोर्टेंट? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। दीदी मुझे ये समझ नहीं आ रहा हाथ धोना सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि हम बीमारी को रोक सके। हाथ धोने से हमारे हाथों को स्वच्छ रखने से क्या होता है? हम लोग बच जाते हैं किसी भी बीमार बीमारी। को होने से। जैसे कि हमने बीमारी को कोई फैलने काम से किया रोका फिर जाता हमने खुद को टच किया अपने आप को। किसी भी बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है? कब कब करना चाहिए, यही क्वेश्चन आया था ना, कब कब करना है? तो इसी को बोलते हैं 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। कब कब करना होता है? बिफोर टचिंग, आफ्टर टचिंग, एक सीक्वेंस में बोलो। फर्स्ट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, सेकंड, पेशेंट थर्ड। पहले सारे बिफोर लेके आओ, फिर लास्ट में आफ्टर लेके आओ। सबसे पहला क्या है? बिफोर टचिंग अ पेशेंट। सेकंड, बिफोर द प्रोसीजर, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर। थर्ड, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर a procedure and body fluid exposure risk. Third, fourth, after touching patient surrounding area. सराउंडिंग एरिया क्या होता है? बेड के आसपास जब हम पेशेंट के आसपास की चीजों को जो छूते हैं उसको सराउंडिंग एरिया। क्या क्या आ सकता है सराउंडिंग एरिया में? जब आप एक पेशेंट के कमरे में एंटर करते हो तो क्या क्या होता है उसके नियर बाय? उसका बेड है, लिनन है, आईवी सेट है, आईवी फ्लूइड है, ये सब क्या है? आईवी, हाँ। तो ये सब जो भी पेशेंट के आसपास मौजूद है, अगर आप उसको छूते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सराउंडिंग एरिया, ठीक है? और उसके बाद आफ्टर डूइंग एनी एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक मतलब कोई भी स्टेराइल प्रोसीजर करने के बाद आपको क्या करना है? हैंड, यानी कि कोई भी प्रोसीजर करने के, आप एसेप्टिक बोलो या मत बोलो, कोई भी प्रोसीजर करने के बाद आपको हाथ धोना है। तो सबसे पहले कब कब धोना है? बिफोर टचिंग द पेशेंट। सेकंड, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर। थर्ड, after touching the patient, आफ्टर टचिंग द पेशेंट। after touching the surrounding area of the patient, आफ्टर डूइंग एनी प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क क्या है? जैसे पेशेंट का जिसमें पेशेंट के ब्लड या बॉडी फ्लूइड को छूने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, एक्सपोज हो सकता है, ठीक है? फिफ्थ क्या है? आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग एरिया, ठीक है? अब याद रहेगा। ऋचा बताओ। वेरी गुड। बिनू बताओ। after touching patient, पहले बिफोर से शुरू करो। before touching patient, before any procedure, patient surrounding area, और before surrounding patient, फिर से बोलेंगे एक बार। बिफोर टचिंग अ पेशेंट, फिर बिफोर एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी प्रोसीजर,
आफ्टर procedure and body fluid exposure risk, after touching patient surrounding area, after doing after doing any procedure. aseptic technique या फिर any procedure आप बोल सकते हो, after doing any procedure। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो मैंने ना आपको इसको ग्रुप में भी शेयर किया था, उसमें लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा उसको? ग्रुप तो पढ़ते हो नहीं पढ़ा है दीदी। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, ठीक है। सेकंड, बिफोर एनी बिफोर अ प्रोसीजर। Procedure. थर्ड, बिफोर After touching the आफ्टर प्रोसीजर, और body fluid. आपके फोन में है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। फोर्थ क्या है? आफ्टर टचिंग अ पेशेंट और आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग एरिया। ये 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन आपको याद करना है। तो ये था 5 मूवमेंट, यानी कि आप कब कब कर रहे हो। अब करना कैसे है, कितने तरीके के होते हैं हैंड वॉश? कितने तरीके के होते हैं? 3। पहला सोशल, दूसरा, सर्जिकल, तीसरा, पहला लिख लो सोशल, पहला है सोशल। सोशल क्या है? जनरल जो है यूज करते हैं। जो आप नॉर्मल किसी भी काम को करने के लिए आप लोग कौन सा हैंड वॉश यूज करते हो? सोशल। सोशल हैंड वॉश करने के लिए भी हम लोग कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। कौन से हैं? 6 स्टेप, ठीक है। पहला कौन सा है? palm to palm to left dorsal और करते भी रहो साथ के साथ। फर्स्ट पाम टू पाम करो। कितनी बार करना है? 5 टाइम्स। कोई भी स्टेप, आप पहला स्टेप हो या 6 स्टेप हो, आपको 5 टाइम्स करोगे। जब आप 5 टाइम्स करोगे तब आपके 6 स्टेप कितने हो जाएंगे? 6 × 30। एक स्टेप को आपको 5 बार करना है। टोटल कितने स्टेप है? 6। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 30 सेकेंड। तो मिनिमम सोशल हैंड वॉशिंग कितने सेकेंड का होता है? 20 to 40 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में है ना। तो फर्स्ट क्या है आपका? पाम टू पाम करो। कितनी बार करना है? तो हमें कैसे पता चलेगा हमने 5 बार कर लिया? 5 हाँ, लेकिन ये आपको 1 2 3 4 5 बोलने की जगह क्या बोलना है? पाम टू पाम, ठीक है। ये हमें पता भी होना चाहिए कि हमारा ये 5 बार हो चुका है, ठीक है। तो फिर से करेंगे, पाम टू पाम, राइट पाम टू लेफ्ट dorsal ओवर, हाँ, कितनी बार? 5 वेरी गुड। लेफ्ट पाम ओवर राइट डोर्सल, कितनी बार? 5 फिर फिंगर इंटरलेसिंग, कितनी बार? 5 हाँ, तो ये जो आप 2 और 3 बार करके रुक जा रहे हैं, रुकना नहीं है, आपको 5 टाइम्स करना ही करना है, ठीक है। तो अब क्या है? फिंगर इंटरलेसिंग। फिर क्या है? फिंगर इंटरलॉकिंग, कितनी बार? 5 बार, उसके बाद रोटेशन रबिंग ऑफ द थंब। क्या करना होता है इसमें? आपको थंब को रोटेशन, ठीक है, रब करना है, रोटेशनली रब करना है, यानी कि ऐसे करके घुमाना है। कितनी बार? सेम टाइम 5 बार। वाइस वर्सा करेंगे, यानी कि अपोजिट हैंड में करेंगे 5 बार, कितनी बार? 5 बार। उसके बाद टिप ऑफ द फिंगर, कितनी बार? 5 बार, सेम वही कि कोई भी स्टेप जब आप कर रहे हो तो आपको कितनी बार दोहराना है? वो 5 बार। लेकिन आपको बोलना भी है साथ साथ। अगर आप बोलोगे नहीं तो याद भी नहीं कर पाओगे, ना ही उस स्टेप को सीक्वेंस वाइज कर पाओगे। आप इन सीक्वेंस को छेड़ तो सकते नहीं, तो आपको सीक्वेंस वाइज ही करना होता है सारा स्टेप। हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्या है? आप लोग करो पाम टू पाम, बैक टू पाम, पाम टू पाम। फर्स्ट स्टेप है पाम टू पाम। नीचे आगे आ जाओ। चलो अब करो, क्वेश्चन पे आगे आ जाओ। palm to palm, palm to left dorsal, है ना, और right dorsal, अब करो। है ना।
palm to palm. palm to left dorsum. Right palm to Right palm to left dorsum. मैंने क्या बोला कि आपको करना भी है साथ साथ, राइट डोर ठीक है। जब तक आप 5 बार नहीं करोगे, आप एक बार बोल के नहीं रुक सकते। पाम टू पाम नहीं होता है, 3 बार किया खत्म, ऐसे नहीं। पाम टू पाम का मतलब है कि वो 5 बार आपको लेके ही आना है, ठीक है। पाम टू पाम, Palm to palm. राइट Right dorsum to left dorsum. Right palm to left dorsum. है ना? लेफ्ट पाम ओवर राइट डोर्सम, फिर Interlacing. Interlocking. Thumb rotation. Sorry. देखो ये क्यों हो रहा है, ये सब अलग अलग क्यों चल रहा है, क्योंकि आप लोग सिर्फ बोल रहे हो और जब आप कर रहे हो तो वो 5 बार में नहीं आ रहा है, इसीलिए सबका अलग अलग चल रहा है। फिर से शुरू करो। 1 2 3 4 5 होना चाहिए, लेकिन आपको बोलना क्या है, जो थ्योरी है वो पाम टू पाम करो। वेरी गुड। अब राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम, हाँ, है ना? लेफ्ट पाम ओवर राइट डोर्सम। Interlacing. वेरी गुड। फिंगर इंटर लेसिंग, फिंगर इंटर लॉकिंग, लॉकिंग मतलब लॉक कर देना। पहले आपने लेसिंग किया, उसके बाद क्या है लॉकिंग। जब आप लॉकिंग में आ रहे हो तो माइंड में रखो कि आपको अब ये लॉक करना है, फिंगर इंटर लॉकिंग। उसके बाद रोटेशनल रबिंग ऑफ द Right Thumb. thumb rotation. Left thumb rotation. वाइस वर्सा। एक ही अंगूठे को नहीं करना ना, दूसरे अंगूठे को भी करना है, इतनी देर में 2. ठीक है। उसके बाद टिप ऑफ द फिंगर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये क्या था आपका सोशल हैंड वॉश। अब याद रहेगा फर्स्ट क्या है, रिस्ट फर्स्ट क्या है पाम टू पाम, सेकंड क्या है राइट पाम ओवर, फिर लेफ्ट पाम ओवर, फिंगर इंटर, फिंगर इंटर, फिंगर इंटर, रोटेशन रबिंग, टिप ऑफ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। याद हुआ? फिर से एक बार करते हैं। पाम टू राइट पाम, लेफ्ट पाम, फिंगर इंटर, फिंगर इंटर, रोटेशन रबिंग, टिप ऑफ द, बस इतना ही इजी था। याद हो गया? चल, तो कब कब करना है एग्जैक्टली, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है 20 to 40 सेकेंड। ये हमारा कैसे काउंट होता है, जब हम 5 टाइम्स हम पर स्टेप करते हैं तब होता है हमारा, ठीक है। दूसरा है मेडिकल। ये मेडिकल मीन्स क्या है, पेशेंट साइड जाने से पहले. कोई भी स्टाइल प्रोसीजर करने से पहले आपको मेडिकल हैंड वॉश करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें टोटल एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं। टोटल स्टाइल प्रोसीजर को करने से पहले आपको कौन सा हैंड वॉश करना है? मेडिकल। अब मेडिकल में और सोशल में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? सोशल और मेडिकल में क्या डिफरेंस है? स्टेप का फर्क है क्या? हाँ, क्या फर्क है? उसमें मेडिकल में रिस्ट भी आ जाती है, 7 स्टेप हो जाती है। गुड। और सर्जिकल में? सर्जिकल में दीदी सर्जिकल में आप एल्बो तक चले जाते हैं, इसीलिए सर्जिकल का ड्यूरेशन कितना हो जाता है? 5 to 15 मिनट, ठीक है। ये सेकंड में है 20 to 40 सेकंड, 40 to 60 सेकंड, 5 to 15 मिनट। इसको सेकंड नहीं बोलना, ठीक है। सर्जिकल में हम कहाँ तक चले जाते हैं? एल्बो तक। लेकिन फर्स्ट 6 स्टेप हमारे जो क्या होते हैं वो सेम ही होते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। उसके अलावा जो एडिशनल स्टेप ऐड होते जाते हैं वो आपका सोशल मेडिकल सर्जिकल में काउंट हो जाता है। क्लियर है हैंड वॉश? अब डाउट आप बता दोगे आराम से? अभी भी किसी को डाउट है सोशल हैंड वॉश में तो पूछो। नहीं, मेडिकल में, सर्जिकल में। अच्छा, अब जो आप जब आपके नर्सिंग काउंटर के पास हैंड वॉशिंग का एक वो लगा हुआ है,
हाँ लगा है ना, डिस्प्ले किया हुआ है ना, तो उसमें तो 11 स्टेप है, मैं तो आपको 6 ही बता रही हूँ। वो टैब ऑन करने से स्टार्ट होती है। फिर ये बाकी स्टेप कहाँ से आए? वो दीदी लेफ्ट करके भी राइट करके अलग अलग दिखाते हैं। वो तो किया आपने। नहीं हमने बोला तो 6 बार ही है ना उसे। टैब ऑन ऑन करने करने से से वो स्टार्ट टैब ऑन करना है। एग्जैक्टली, टैप ऑन करने से लेके टैप ऑफ करने तक और हैंड ड्राई करने तक ये सारा काउंट होता है। जैसे फर्स्ट क्या है, हमने सोप लिया, ठीक है, तो वो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड क्या है, आपने हैंड को गीला किया, वेट योर हैंड, यही लिखा है उसमें, आपने हाथ को गीला किया। उसके बाद क्या है, इनफ सो उसके बाद आपके स्टेप आते हैं, ये स्टेप आ जाएगा। ये स्टेप। तो मेनली फोकस क्या होता है हमारा, इसमें जो स्टेप आ रहे हैं वो। तो टैप ऑन करने से लेके टैप ऑफ करने तक, इवन ड्राई करने तक को हम काउंट करते हैं, और वही आपका नर्सिंग काउंटर पे डिस्प्ले किया गया है। आप अगर उसको पढ़ोगे और ध्यान से देखोगे तो उसमें स्टेप आपके यही आ रहे हैं 6, जो आपको मेन फॉलो करने हैं, ठीक है। तो हैंड हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है, टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। हैंड हाइजीन, हैंड वॉश करने से क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए। हाँ अच्छा, ये तो आपने अभी तक इसके बेनिफिट पढ़े कि हैंड हाइजीन करने से, हैंड वॉश करने से या ये सब करने से आपको ये सब बेनिफिट है। लेकिन लॉस क्या है, मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। हैंड हाइजीन का भी, एक्सेसिव हैंड वॉश भी आप एक कॉम्प्लिकेशन होता है, पता है। हैंड ड्राई बहुत ज़्यादा हाथ धोना भी एक नुकसानदायक है। स्किन क्रैक कौन बोला, महिपाल? महिपाल भैया बोलते हैं। इतना धोते हैं उनके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सेसिव हैंड वॉश, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट क्या, ड्राइनेस ऑफ हैंड, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सेसिव हैंड वॉश। पहला क्या होता है, डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज। मोस्टली स्किन रफ हो जाती है, बहुत रफ हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ धोते हो तो क्या होता है, आपकी स्किन का पीएच बैलेंस खराब हो जाता है। पतली हो जाएगी। स्किन का पीएच खराब हो जाता है, उससे क्या होता है, हाथों में ड्राइनेस आएगी और फट सकती है, स्क्रैच आ हाँ, सकती तो है। उससे बोलते हैं डर्मेटाइटिस। लिख लो क्या क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस, माइल्ड रैशेस, ड्राई एक्जिमा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी आपको हैंड वॉश नहीं करना कि हम हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में आप लोग हैंड वॉश करने ही पहुंच जाओ। डर्मेटाइटिस, ड्राइनेस और क्या बताया, ड्राई एक्जिमा और माइल्ड रैशेज, आपको हल्के हल्के रैशेज भी हो सकते हैं। तो अब आपका हैंड वॉशिंग और कम्युनिकेबल डिजीज क्लियर है। अब बता दो कि हैंड वॉश आराम से कोई पूछेगा क्या होता है, क्यों करना है, हाँ। क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कब कब करना है। दीदी क्या बोलते हैं, जब आपसे कब कब करना है पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। क्वेश्चन ऐसे आए कि 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन बताओ, तो आपको यही बताना है। क्वेश्चन ये आए कि आपको हाथों को कब कब धोना है, तो आपको ऐसे बताना है। लेकिन आपको स्टेप यही बताना है, ठीक है।